2025 के वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड मूवीज में से एक बन चुकी है रायन कुगलर की लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी सिनर्स। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और इसका रिव्यू थोड़ा सा ज्यादा ऑनेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसका रीजन तुमको वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है 1930s के अराउंड के मिसिसिपी में, जहाँ पे दो भाई और दोनों का ही रोल प्ले किया है माइकल बी जॉर्डन ने, यानी कि स्मोक और स्टैग का। और दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वापस आते हैं अपने होम टाउन में और एक पुरानी बिल्डिंग को खरीद करके वहां पे एक पब बनाना चाहते हैं, एक म्यूजिकल हब बनाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और इस काम में उनकी हेल्प करता है उनका नेफ्यू सैमी। लेकिन तुम इस चीज के लिए ये मूवी नहीं देखने जाओगे। आई नो कि तुम इस मूवी को देखने जा रहे हो वैम्पायर्स के लिए, और ऑफ कोर्स मूवी में वैम्पायर्स भी हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं और उनको थोड़े डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। अब मूवी की स्टोरी बड़ी प्लेन और बड़ी सिंपल सी है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अदरवाइज तुम्हारे लिए मूवी जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन ट्रेलर ऑलरेडी बहुत कुछ स्पॉइल कर चुका था मेरे लिए इस मूवी को, क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था और फिर मुझे ट्रेलर याद आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार लगभग सारी चीजें मैंने देख रखी है। इस मूवी को शूट किया गया है 65mm IMAX के लिए और सच में इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसका जो स्केल है वो बहुत जबरदस्त लगता है। रायन कुगलर जाने जाते हैं क्रीड जैसी मूवीज के लिए, ब्लैक पैंथर जैसी मूवीज के लिए, लेकिन पहली बार वो एक ओरिजिनल स्टोरी हमारे लिए लेकर के आए हैं। अब मेरी फेवरेट मूवी की बात करोगे अगर रायन कुगलर की, तो वो ऑफ कोर्स क्रीड होने वाली है, बिकॉज मुझको ब्लैक पैंथर थोड़ी सी ओवर हाइप्ड लगती है और उसका रीजन जो है वो अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझा दूंगा। इस मूवी में कुछ म्यूजिकल नंबर्स भी हैं जो कि सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। ब्लैक कम्युनिटी के बारे में काफी बातें की गई हैं, रिलीजियस बातें भी हैं। ब्लैक कम्युनिटी के साथ किस तरीके से अमेरिका में भेदभाव और अत्याचार हुए थे वो सारी चीजें भी है इस मूवी में बहुत ढंग से इनकॉर्पोरेट की गई हैं। बट एज एन इंडियन ऑडियंस हम इन चीजों के साथ रिलेट एक्चुअली में नहीं कर पाते। अगर मूवी की स्टोरी लाइन की बात करूं कि एज एन ऑडियंस वो कैसी फील होती है, तो इसका फर्स्ट हाफ सच में काफी बोरिंग था, बिकॉज फर्स्ट हाफ में वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, सेकेंड हाफ में जाकर के मूवी जो है वो अपने असली रंग में आती है, यानी कि जिस लिए ऑडियंस उस मूवी को देखने गई है। अगर इस मूवी को सिंपल ड्रामा के कैटेगरी में रखा गया होता ना, तो फिर मैं इसके फर्स्ट हाफ से शिकायत नहीं करता, लेकिन मैं कुछ और देखने गया। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी ऑडियंस इस मूवी को देखने जाएगी वो हर कोई वैम्पायर्स को देखने जाएगी, और वैम्पायर्स का एक्ट आने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि सच में मतलब थोड़ा सा लगता है कि मूवी जो है वो स्ट्रेच होती चली जा रही है। वैम्पायर्स आते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद से मूवी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनना शुरू होती है, और जब तुमको मजा आना शुरू होगा तो मूवी खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है इस मूवी के साथ में। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो माइकल बी जॉर्डन हमेशा अपना 100% देते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कमाल की है, डबल रोल उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किए हैं, बिकॉज अब तो टेक्नोलॉजी जो है वो और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब मैंने कुछ रिव्यूज में पढ़ा था कि उन्होंने दोनों ही भाइयों के कैरेक्टर को काफी अलग तरीके से प्ले किया हुआ है, और इस चीज को मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई जगहों पे वो दोनों ही रोल जो है वो सिमिलर और कंफ्यूजिंग लगते हैं। अगर जॉर्डन के अलावा किसी और एक्टर ने मुझको एक्चुअली में इंप्रेस किया तो वो थी हैली स्टेनफील्ड, और उनको जितनी भी देर स्क्रीन पे देखो ना मन नहीं भरता, मतलब ऐसा लगता है कि ओके हर स्क्रीन प्रेजेंस इज एब्सोल्यूट फेनोमेनल। लेकिन अब बात करेंगे इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। तो अगर तुमने इसके रिव्यूज जो है वो अमेरिकन यूट्यूबर्स से देखे हैं तो भाई समझ लो ना कि वो इन चीजों को थोड़ा सा ओवर हाइप कर रहे हैं और वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि अगर वो सच बोलेंगे, अगर वो ये कहेंगे कि मूवी एक एवरेज मूवी है, मीडियोकर है, तो भाई वहां पे उनको तगड़ी हेट का सामना करना पड़ेगा, उनको रेसिस्ट बोला जाएगा, उनके चैनल को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनके कमेंट सेक्शन में उनको गालियां पड़ने लगेंगी। तो वो बड़े समझदार हैं और बड़ी ही समझदारी के साथ वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं और इस मूवी को एकदम मास्टरपीस बता रहे हैं। बट हम इंडियन है, हम ब्राउन है, तो हमारे ऊपर इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, तो मैं बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि तुमको ये मूवी मिड है। एक चीज जरूर है कि इस मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सच में बहुत बेहतरीन है। मार्वल को इस तरीके के पोस्ट क्रेडिट सीन से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो अब रेपिटेटिव होने से बच सकते हैं और एक्चुअली में एक बढ़िया हाइप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो मैंने तुमको अमेरिकन यूट्यूबर्स की दुविधा बताई ना, ये सेम हुआ था उनके साथ जब ब्लैक पैंथर रिलीज हुई थी, क्योंकि वो ऑल ब्लैक कास्ट थी। वो अगर किसी भी चीज को बुरा बोलते ना तो उनको तुरंत जज कर लिया जाता कि दे आर बीइंग रेसिस्ट। जबकि मैंने जब ब्लैक पैंथर देखी थी तो मुझको उस मूवी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उस मूवी से कुछ जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी। और शायद वही रीजन है कि आज हम और तुम झेल रहे हैं आयरन हार्ट जैसे कैरेक्टर को, शूरी को, जो कि अब इतनी अनोइंग हो चुकी है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सिनर को जिस तरीके से पुश किया जा रहा है कि मतलब इससे बढ़िया तो कुछ बना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक बढ़िया मूवी है, एवरेज मूवी है, इन दोनों की कैटेगरी के बीच में आती है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको तुमने नहीं देखा तो तुम कुछ बहुत बड़ा स्पेक्टिकल जो है वो मिस कर दोगे। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 2.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी तुमने अगर सिनर्स देख ली है तो तुम बताना कि मेरे रिव्यू से कितना एग्री करते हो। यू आर फ्री टू कमेंट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।